दोस्तों, हिंदुइज्म में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके 4 युग हैं। सबसे पहला जो था वो था सतयुग, उसके बाद आया त्रेत युग, उसके बाद आया द्वापर युग, और अभी जो चल रहा है इसको कहते हैं काली युग। ये जो 4 हैं, राइट, ये फेजेस हैं पूरे यूनिवर्स के, राइट। दिस इज अबाउट हिंदुइज्म। लेकिन अगर आप भारत की डिप्लोमेसी को देखेंगे और खास करके मल्टीलेटरलिज्म को देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे, तो इसमें भी आपको 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है ये डिप्लोमेसी जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ग्लोस ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी इस पर चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ, और ऊपर से 30% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। देश की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर ये आंसर राइटिंग का कोर्स डिजाइन किया है। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो शब्द है ना मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूं। बायलैटरल के बारे में आप जानते हैं, बाय का मतलब होता है 2, राइट। तो बायलैटरल जो है उसमें 2 देश मिलकर काम करते हैं, या फिर 2 देशों के बीच में होने वाली बातें जो होती है उसको आप कह सकते हैं कि बायलैटरल, राइट। मल्टीलैटरल में क्या है, 2 से ट्राइलैटरल आप समझ लीजिए, या फिर 3 देश जो हो जाते हैं तो उसको ट्राइलैटरल कहा जाता है, और 3 से फिर ज़्यादा जब देश बढ़ने लगते हैं तो ये मल्टीलैटरल हो जाता है। मल्टीलैटरल में अब ऐसा है कि अलग अलग देश और अलग अलग देशों के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट। एक बेसिक चीज़ जो हम सबको समझ लेनी चाहिए वो ये है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड जो है, डिप्लोमेसी में ये चीज़ होती है, आपने सुना होगा लेकिन फिर भी ये बताना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश जो है वो आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त था जब यूएसए हमारा अच्छा दोस्त नहीं था, राइट। और दूसरी चीज जो है वो है कि अगेन कोई भी आपका परमानेंट एनिमी नहीं होता है। तो आज जैसे पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन देश है, वैसे अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे देन यू विल फाइंड कि यूके और जर्मनी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन आज क्या उनके बीच में वो दुश्मनावट है? द आंसर इज नो। तो कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है। डिप्लोमेसी की जो दुनिया है उसमें एक ही चीज जो है उसको हमेशा फॉलो किया जाता है सारे देश के द्वारा, एंड दैट इज कि अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट। भारत जो भी करेगा, जो भी चीज करेगा, एक चीज हमेशा याद रखना, उसमें जो बेसिक चीज होगी वो वही होगी कि इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है। प्योर बिजनेस ही कर रहे हैं सारे देश एक दूसरे के साथ, और इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। इस चीज का नेचर ही ऐसा है। आप चैरिटी करने के लिए वहां पर नहीं जा सकते, राइट। जो भी चैरिटी करनी है आप घर पे कीजिए, राइट। कुछ ऐसे देश होंगे जिनकी हम मित्र के तौर पर मदद करेंगे, लेकिन उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा वहां पर होगा ही होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है डिप्लोमेसी का। इसके बिना डिप्लोमेसी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब अलग अलग देश, 2 देश हैं तो शायद उनके बीच में कॉमन कोई इंटरेस्ट के पॉइंट्स निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा देश जो हैं उनको मिलकर काम करना है तो इट्स लाइक हर्डिंग कैट्स, राइट। ये कभी सुना है हर्डिंग कैट्स? कभी आपने देखा है कि कोई भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकलता है, लेकिन कोई क्या बिल्ली को आप ले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर एक बिल्ली जो है वो अपने आप में बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, इज़न्ट इट? उनका नेचर ही ऐसा है। इन द सेम वे ये अलग अलग बिल्लियों को लेकर एक साथ घूमना, इट्स समथिंग सिमिलर, राइट। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में ऐसी ही चीज़ है कि हर एक देश के अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट है, और उन सभी को एक साथ लेकर चलना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। इट इज़ वेरी वेरी टफ थिंग। अब G20 की समिट जो है दोस्तों आज से हमारे देश में स्टार्ट हो रही है, और भारत के लिए भी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ रही होगी ये, राइट। भले ही ऊपर ऊपर से हमें सारी अच्छी अच्छी खबरें ही पढ़ने को मिल रही है, लेकिन अगर आप अंदर जाकर देखें, अंडर करंट देखें, तो बहुत सारे नेगोशिएशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गिव एंड टेक, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। तो ये जो G20 समिट है, ये G20 समिट कहीं ना कहीं
ऐसा नहीं है कि भारत अभी ग्लोबल लीडर बन चुका है, लेकिन भारत का जो ग्लोबल लीडरशिप का पोटेंशियल है वो नजर आएगा, होपफुली नजर आएगा, और धीरे धीरे करके भारत जो है वो और ज़्यादा ग्लोबल पोजीशन जो है वो अपनी और ज़्यादा मजबूत करेगा। अब जो स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि भारत के मल्टीलैटरलिज्म के हमने हिंदुइज्म से स्टार्ट किया, इट वाज जस्ट अ रेफरेंस, आपको समझाने के लिए कैसे 4 डिविजन्स है, वैसे ही भारत का जो मल्टीलैटरलिज्म है उसके भी ऐसे 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, राइट। हम एक के बाद एक को देखते हैं, तो लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट वन। पहला जो है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, राइट, उसके बाद जो नया देश भारत बना, वैसे संस्कृति हमारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन मॉडर्न इंडिया जो है वो 1947 में पैदा हुआ। तो नया देश जो है उसने इतना कुछ कोई खास सोचा नहीं, और हम ब्लाइंडली यूनाइटेड नेशन को फॉलो करने लगे, और ब्लाइंडली यूनाइटेड नेशन को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स जो हैं वो देने लगे। ये वाला फेज जो है वो बहुत ही कम समय तक रहा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की न्यूट्रलिटी भी आप समझ लीजिए बहुत कम रही। क्यों? क्योंकि तुरंत ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई 1950s के समय में। उस समय का जो यूएसएसआर था और यूएसए, इन दोनों के बीच में ये शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और इससे पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे डिवाइड हो गई। कुछ ऐसे देश थे जो डिवाइड नहीं हुए, लेकिन एक डिवीजन जो है वो क्लियरली देखने को मिला। ये जो समय था इसको कहते हैं बाइपोलर फेज। यहाँ पर 2 पावर के केंद्र थे, एक यूएसएसआर और यूएसए। तो ये पहला फेज जो है ये बहुत ही छोटा फेज था भारत का, ये तुरंत ही खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में। कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, शीत युद्ध जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में स्टार्ट हुआ, तो भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। कुछ देशों के साथ मिलकर हमने शुरुआत की, इजिप्ट है, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, लेकिन भारत वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर NAM में। नाम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो नाम से ही पता चल गया ना, नॉन अलाइंड, MVMT यानी कि मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि ना तो हम यूएसएसआर की टीम में हैं, ना तो हम यूएसए की टीम में हैं। नाम में जो मेंबर्स थे वो अपने आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो किसी भी टीम में रहना नहीं चाहते थे। और यहाँ पर भारत की कोशिश ये थी कि हम मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर अपने आप को बिठाएं। लेकिन ये नाम जो हैं वो भी उतना कोई खास काम का भारत का नहीं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नाम के कोई फ़ायदे नहीं हैं। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आज बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के देश हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग देश हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं आज जो भी जिस लेवल पर भी हैं, लेकिन जब भी बातचीत होती है तब हमेशा ये नाम का रेफरेंस जो है वो लिया जाता है, या फिर नाम की वजह से ये कुछ अफ्रीकन देश और इंडिया के बीच में और अफ्रीकन देशों के बीच में रिलेशंस जो हैं, तो उसके पीछे नाम ने एक रोल प्ले किया है। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल के नाम के कुछ ऐसे फायदे आज भी हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, तो नाम जो है वो हमारे कोई काम नहीं आया। नाम वॉज बेसिकली इनइफेक्टिव। बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन और वेस्ट एशिया के देश जो हैं वो बीजिंग का साथ देने लगे, वो चाइना की तरफ से बोलने लगे, वो उनको फेवर करने लगे। तो भारत को तो गुस्सा आ गया कि यार हम इनके लिए इतना काम करते हैं, और ये लोग जो हैं, जब वक्त आया भारत को, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमें चाइना को के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना था, तो फिर ये लोग हमारे साथ नहीं खड़े रहे, इनफैक्ट वो चाइना के साथ खड़े रहे। तो भारत जो है वो एक आइडियोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाया नाम में। और वक्त भी ऐसा था 70s और 80s में, एज यू नो, कि हम इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, राइट, एंड दिस इज़ अ रियलिटी एज वेल, आज के समय में ये चीज़ हमें बहुत बहुत देखने को मिलती है कि जब हमारी जेब में उतने पैसे नहीं होते हैं तब हमारे दोस्तों का लिस्ट भी कम होता है। लेकिन जब आप बड़ी कार, बड़े बंगले और जेब में खूब सारे पैसे लेकर घूम रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रुप जो है वो भी बड़ा हो जाता है, राइट। बहुत सारे लोग आपके लिए, आपको मिलने के लिए आते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं। तो वही चीज़ हमारे देश भारत के साथ भी हो रही थी। उस समय पर हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उतने कोई खास मित्र नहीं थे, और उतना कोई वजन भी हमारा इंटरनेशनल लेवल पर नहीं था। थर्ड फेज जो हुआ वो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद हुआ। 1991 में ये जो यूएसएसआर हैं ये बिखर गया, और उसी साल में भारत ने एलपीजी की शुरुआत की। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट, जो रिफॉर्म्स हम कहते हैं ना, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, इसकी शुरुआत की। उस समय पर भारत जो है वो प्राइम मूवर नहीं था। भारत वॉज नॉट, उतना वेट नहीं था हमारा कि भाई हम कोई नई चीज़ करें और पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ हो।
उस समय पर, यू नो द फेज, राइट। आपको पता भी है कि मैंने इससे पहले के रेफरेंस में ये कहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये, कि इफ़ यू विल नोटिस तो हॉलीवुड की फिल्में जो हैं उनमें भी भारत का रेफरेंस नहीं होता था। जब भी दुनिया की बात आती थी तो मुझे अभी भी याद है, राइट, अभी कुछ सालों पहले की बात है, 10 साल पहले अगर आप पीछे चले जाए, देन यू विल फाइंड कि हमेशा कोई भी बात आती थी तो कहते थे चाइना, रशिया, यूके, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऐसे साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों का नाम लिया जाता था, यूएसए, ऑफ कोर्स कनाडा, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया जाता था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि भारत का नाम जो है वो लिया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग अगेन फैक्ट, राइट, बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा। लेकिन ब्रिक जो हैं, जो आज ब्रिक्स हैं, वो पहले ब्रिक था और आज तो ब्रिक प्लस भी हो चुका है। आपके लिए एक प्रश्न है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा हुआ ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। रिसर्च कीजिएगा और आंसर टाइप कीजिएगा। इफ़ यू आर ए सिंसियर स्टूडेंट, राइट, अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तलाश कीजिएगा, वरना फिर ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही ट्रोलिंग करने के लिए देख रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बताइए कि ब्रिक्स के देश के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन ब्रिक्स प्लस में कितने नए देश ऐड हुए हैं, उनके नाम क्या है, राइट। तो 1, 2 ऐसे करके आपको आंसर पोस्ट करना है। ये स्पेसिफिक रीज़न है, मैं इस प्रकार से आंसर मांग रहा हूँ, इसका करिएगा आप इसको, राइट, आंसर जो है उसको पोस्ट ज़रूर कीजिएगा। नाउ ठीक है, तो ब्रिक जो है इसकी शुरुआत तब हुई जब गोल्डमैन सैक्स का एक रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन ने पढ़ा और उसको आइडिया आया पुतिन को कि नहीं, ये एक तो ग्रुप बनाना चाहिए, ये डेवलपिंग देश जो हैं इनका, या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली राइजिंग देश जो हैं उनका एक अलग से ग्रुप होना चाहिए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंस जो है वो इससे ही खत्म होगा। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक हैं, देन IMF हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज़्यादा काम करते हैं, तो कुछ अलग से हम बनाएं, तो फिर ब्रिक की स्थापना हुई। लेकिन कुछ समय के बाद मिस्टर पुतिन का इंटरेस्ट जो है वो ब्रिक में से चला गया, लेकिन भारत फिर भी ब्रिक का मेंबर रहा है। क्वाड जो है वो भी ऐसा हुआ। जॉर्ज W. बुश जो हैं उन्होंने ये जो 2004 में सुनामी आई थी ना, भारत में भी सुनामी आई थी, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो ये जो सुनामी आई थी 2004 की इंडियन ओशियन में, तो उसके बाद जॉर्ज W. बुश ने एक क्वाड की स्थापना की। उस समय पर क्या हुआ था कि USA, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ देशों ने मिलकर यहाँ पर सुनामी में राहत कार्यों में काफ़ी मिलकर काम किया था, नेवीज़ ने मिलकर काम किया। तो जॉर्ज W. बुश ने ये क्वाड की शुरुआत की, और क्वाड में फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इससे निकल गया। चाइना को डिनाउंस करने की बात थी, चाइना भी इसका विरोध कर रहा था, तो फिर ये क्वाड जो है बहुत टफ हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से ये अब एक्टिव हो चुका है बिकॉज ऑफ कि चाइना का एग्रेशन जिस प्रकार से बढ़ा है, तो उसको कम करने के लिए। फिर क्वांटम मल्टीलेटरलिज्म का वक्त हुआ कि ऐसे चांसेस से ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगे, राइट। ये ब्रिक के बारे में तो मनमोहन सिंह साहब जब आ रहे थे, एक प्लेन में आ रहे थे, तो रिपोर्टर ने उनको पूछा, तब उन्होंने कहा कि भाई कोई आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट करके कोई ग्रुप बनाना जो है वो ठीक नहीं है। उस समय पर वो ब्रिक की जो स्थापना की थी, तो मीन्स ये क्वांटम मल्टीलेटरलिज्म चल रहा था कि अचानक से एक ग्रुप बना दिया, राइट। उसके बारे में उतना ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो बना लिया। फिर वो एक बार बन गया, सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो ग्रुप ऐसे ही सड़ रहा है। तो क्वाड और ब्रिक जो हैं वो अब थोड़े समय पहले रिजुविनेट हुए हैं, लेकिन पहले जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो ये क्वांटम मल्टीलेटरलिज्म के प्रोडक्ट्स रहे। और ऑफ कोर्स ब्रिक जो हैं उसके बारे में थोड़ी और चीज़ मैं बता दूं तो G7 जो हैं, G7 एक इमर्जिंग मीन्स ब्रिक के जो देश थे ना, वो ना तो G7 के मेंबर थे और ना ही थर्ड वर्ल्ड के मेंबर थे। ये आपको इजी रहेगा समझने के लिए। थर्ड वर्ल्ड यानी कि बहुत ही पिछड़े हुए भी नहीं थे और बहुत ही एडवांस भी नहीं थे, वो बीच में थे। तो ये बीच वाले देशों को मिलाकर ब्रिक की स्थापना की गई थी। अब चाइना जो है उसको भी रिस्पॉन्ड देना था। चाइना धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा था और भारत को हमेशा पता था, 1962 से पता था, और 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो भारत को हमेशा पता था कि चाइना जो है उसको हमें आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत ताकतवर होने लगा तो फिर वो हमारे लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है, और ये आज विजिबल है। अब जो फोर्थ फेज चल रहा है, राइट, ये जो मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एंड के अभी तो एस जयशंकर साहब जो हैं,
एस जयशंकर साहब बहुत ही अभी तक के मीन्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आई वुड से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आईएफएस ऑफिसर थे, यूएसए में हमारे एम्बेसडर रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो ये जो नया फेज चल रहा है, लेटेस्ट इंडियन मल्टीलैटरलिज्म का फेज जो है, तो उसमें हमने नाम को निग्लेक्ट किया है। मोदी साहब कभी भी नाम की समिट को अटेंड करने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि अब भारत जो है वो नाम को रिजुविनेट करना नहीं चाहता है। भारत अब कुछ ऐसे पोस्ट कोल्ड वॉर ग्रुप्स बना रहा है जो चाइना के इन्फ्लुएंस के खिलाफ हम क्रिएट कर सके, जैसे कि क्वाड जो है तो उसको और मजबूत बनाया, ब्रिक जो हैं तो उसमें भी भारत ने कुछ, फॉर एग्जांपल अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई थी जोहानिसबर्ग में, तो वहां पर ये बीजिंग जो है वो ये चाहता है कि ब्रिक्स को हम ऐसा एक ग्रुप बना दें जो हम वेस्ट के खिलाफ यूज कर सके। तो भारत ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, राइट। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करते आगे बढ़ रहा है। क्वाड जो है अभी उसका फोकस जो है वो ये रहा है कि चाइना का जो टेक डोमिनेंस है, टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, उसको हम कैसे काउंटर कर सके, इस दिशा में क्वाड जो है वो आगे जा रहा है और भारत इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसके साथ भारत ने कुछ सिंगल इश्यू मिनीलैटरल्स भी क्रिएट किए हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या है पता है? फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अब इसका मेन काम क्या है? ISA की स्थापना इसलिए की गई है ताकि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम लड़ सकें, राइट। क्लाइमेट चेंज को लेकर, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हम काम कर सकें। तो इसमें बहुत ही लाइक माइंडेड देश जो हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अब इस प्रकार के सिंगल इश्यू मिनीलैटरल्स हमने ओपन किए हैं, भारत ने क्रिएट किए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर भारत जो है वो एक्टिव। ये 4th फेज है, हमारा लेटेस्ट फेज जो है वो इस प्रकार से जा रहा है और काफ़ी यहाँ पर नज़र आता है कि भारत जो है वो काफ़ी अलग अलग लेवल पर गेम जो है वो अब खेल रहा है ग्लोबल लेवल पर। G20 की ये जो समिट है इसमें भी भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF और दूसरी ऐसी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की या फिर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, ये ग्लोबल साउथ के ग्रीन फाइनेंस के लिए काम करें। जो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग देश हैं उनको ग्रीन एनर्जी के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो सारा फाइनेंस जो प्रोवाइड करे। तो इसके लिए भारत जो है वो G20 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो कर रहा है। तो दोस्तों ये थे मल्टीलैटरलिज्म, भारत के मल्टीलैटरलिज्म के 4 फेजेस। अब इन्फ्लुएंस भारत का बढ़ रहा है लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। भारत के पास आज भी पैसों की थोड़ी बहुत कमी है, राइट। अब हमारा देश अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, राइट। चाइना का एक वक्त था, फिर USA का एक वक्त था जो स्पीड थी उनकी, अब वो स्पीड नहीं है। भारत की स्पीड जो है वो अच्छी है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी $3000 या फिर उससे कम ही है। लेकिन इतने कम पैसे या फिर इतनी पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी भारत का एक पावर देखिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उसके फ्यूचर को हम शेप कर रहे हैं। भारत ने वन फ्यूचर अलायंस भी क्रिएट किया है, राइट। दिस इज़ लाइक जो भी मैंने बताया ना आपको, मिनी लेटरल, उसी प्रकार से है ये वन फ्यूचर अलायंस। तो इसमें क्या है, भारत का जो डिजिटल सक्सेस है, जैसे कि UPI हैं, आधार हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, जनधन अकाउंट्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भारत जो हैं वो दूसरे ऐसे डेवलपिंग देशों में ट्रांसफ़र करना चाहता है। लेकिन आज थोड़ा जो डिजिटल क्लाइमेट है वो वेरी है, यानी कि लोग जो हैं वो थोड़ा सोच समझ कर, वरना कोई डेटा चोरी कर गया, ये सारी चीज़ें तो इस चीज़ को लेकर थोड़े बहुत अनसर्टेन है। लेकिन भारत इस लेवल पर धीरे धीरे काम कर रहा है, जहाँ पर हो सके, जहाँ पर हम कंट्रीब्यूट कर सके, जहाँ से हम कंट्रीब्यूट करके अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में प्लेस कर सके, तो वो सारी चीज़ें भारत जो है वो अभी कर रहा है। और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिलकर काम कर रहा है। वेस्टर्न एजेंसीज जो हैं वो भारत के नए मल्टीलैटरलिज्म को फंड भी कर रही है। और डियर फ्रेंड्स, जो नॉन अलाइनमेंट है वो तो वापस कभी नहीं आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन वी कैन से के जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है, राइट, उसमें भारत अपना वेट धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज के इस डिस्कशन से जियोपॉलिटिक्स, मल्टीलैटरलिज्म को लेकर आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिली होगी, राइट। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। I'll see you soon and remember हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। जो आंसर राइटिंग का कोर्स है डियर फ्रेंड्स, जो डिस्काउंट चल रहा है उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। एंड वन मोर थिंग, राइट, जो
क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। I'll see you soon. God bless you all. जय हिंद।